Assalamu alaikum dear students, this is me Zahid here from the platform of Fruji Students। आज हम डिस्कस करेंगे 28 अगस्त 2024 के इनिशियल टेस्ट के एक्सपीरियंसेस। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। विच बैक्टीरियम एज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग पेप्टिक अल्सर। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एच पाइलोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने दोनों नाम जो है वो याद रखने, एच पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। यह एक बैक्टीरिया होता है जो कि स्टमक के अंदर लैंडिंग पे होती है। फर्स्ट टाइम पे ये कंसिडर किया जाता था, जो इनिशियल टाइम था, कि जो स्टमक का इनर लेयर होता है, म्यूकस लेयर, वो जो है HCl की इफ़ेक्ट की वजह से वो ख़राब हो जाता है, उसमें इरोजन हो जाती है, वो ज़ख्मी हो जाता है। तो तब जाके HCl की वजह से, चूँकि स्टमक के अंदर HCl होता है, उसकी वजह से ये जो अल्सर है ये प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे आप कोई एसिड वाला खाना खाते हैं, कढ़ाई वगैरह ये सारी चीज़ें, तो आपका मैदा जल रहा होता है, तो वो तब जलता है जब अंदर वाला म्यूकस का जो लेयर है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट था। फिर बाद में ये बैक्टीरिया डिस्कवर्ड हुआ और तकरीबन 60% जो एच पाइलोरी के केसेस हैं ये इस बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, ये जो अल्सर होता है ये एच पाइलोरी की वजह से होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट जाने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में आपको फ्री FNS ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में इससे पहले भी हमने कुछ 3-4 एक्सपीरियंसेस के वीडियोस बनाए, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास है ईस्टर बॉन्ड फॉर्म बिटवीन। तो ईस्टर बॉन्ड हमारे पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल के दरमियान। ठीक है, लाइक आप देख सकते हैं, दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज़ अल्कोहल। जब ये बनता है बॉन्ड इसके दरमियान, तो हमारे पास बनता है ईस्टर प्लस वाटर। ठीक है, इधर भी आप देख सकते हैं, दिस इज़ एसिड एंड दिस इज़ अल्कोहल। ठीक है, जब ये हमारे पास बनता है तो हमारे पास C डबल बॉन्ड R और OR, दिस इज़ जनरल फार्मूला फॉर ईस्टर एंड दिस इज वाटर। अगर आप AFNS की कंप्लीट प्रिपरेशन करने चाह रहे हैं तो हम आपके पास गारंटेड नोट्स लेकर आए हैं। 100% हमारी गारंटी है कि आप पास हो जाएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश वर्बल और नॉन वर्बल ये कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको तकरीबन 34 मॉक टेस्ट और उसके पासवर्ड ये भी प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, जहाँ पर एक व्हाट्सएप के अंदर तो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और दूसरे व्हाट्सएप के अंदर आपको जो लेटेस्ट AFNS के MCQs आ रहे हैं पाकिस्तान के तमाम सेंटर्स के अंदर वो भी आंसर्स लगा के प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके अलावा जी आप ये जो बुक्स हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, वो बुक्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपको हम गारंटी देते हैं कि इजीली आप ये 3 से 4 दिन के अंदर अपने FNS को प्रिपेयर कर लेंगी। तो आपके पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसकी जो फीस है सिर्फ और सिर्फ 1500 है, और 1500 के अंदर आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा, बुक्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट के पासवर्ड मिलेंगे, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप इस पे हमसे ये कोर्स वगैरह बाय करना चाहती हैं तो आप इस नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन ए SN2 रिएक्शन विच न्यूक्लियोफाइल इज यूज। तो इसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ होता है एंड रीज़न इसका ये है क्योंकि SN2 रिएक्शन आपको पता है, कुछ चीज़ें इसके बारे में आप याद रख लें। सबसे पहले ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है तो फिर उसको ज़रा डिटेल में देख ले। सेकंड थिंग इज़ के ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, और थर्ड थिंग ये है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो इसमें हमारे पास एट अ टाइम जो है जो न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है और जो इससे एक चीज़ रिमूव होता है वो एक ही स्टेप में होता है। तो इसलिए इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का होना ज़रूरी है ताकि जो सब्सटेंस इसने रिमूव करना है वो ईज़िली रिमूव कर पाए। ठीक है, और जो SN1 रिएक्शन होता है चूँकि वो 2 स्टेप में होता है और फर्स्ट स्टेप में वो कार्बोकेटायन बन जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो फिर वीक न्यूक्लियोफाइल भी उस पर अटैक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बॉन्ड बिटवीन मोनोसेकेराइड इज़। तो मोनोसेकेराइड में हमेशा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और ये मोनोसेकेराइड यूनिट्स में होता है, और जो डाइसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड्स है या आप सिंपली के ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, तो वो बनते हैं इसी बॉन्ड की वजह से। ठीक है, और इसमें आपने याद रखना है कि इस साइड पे कार्बन, दरमियान में ऑक्सीजन, इस साइड पे कार्बन।
अगर आपको आ जाए कि ये कौन सा बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, तो दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द मेम्ब्रेन सराउंडिंग अ वैक्यूल इज कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। और साथ में आपने ये भी याद रखना है कि वैक्यूल जो है ये प्लांट्स में होती है, किसमें, प्लांट्स में। और हमारे पास ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड सेंट्रल वैक्यूल, और ये प्लांट में एक ही होता है बड़ा सा, ठीक है। और साथ में ये भी याद रख ले कि इस सेंट्रल वैक्यूल की वजह से प्लांट्स का जो न्यूक्लियस है ना वो पेरिफेरी पे होता है, ठीक है, साइड्स पे, जबकि एनिमल का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं लाइक स्केलेटल मसल, तो एक्सेप्शन अलग चीज़ है, लेकिन जनरल बात कर रहा हूँ। तो सेकंड बात ये है कि टोनोप्लास्ट के अंदर का जो एरिया है इसको हम कहते हैं सेल सेप। नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ द मास ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। अच्छा, तो इसको आपने किस तरह कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपने कैल्शियम फ्लोराइड का फार्मूला फाइंड आउट करना है, जिसका फार्मूला है CaF2। कैल्शियम का 40 है एंड फ्लोरीन का हमारे पास है 19 और मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो इसको आपने कैलकुलेट करना है, एक आंसर आपको आएगा x, ठीक है। उस x को आपने फिर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये तो 1 मोल का है ना, तो उसको आपने फिर मल्टीप्लाई करना है 2.5 मोल के साथ। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय दैट x, तो आपके साथ आ जाएगा 195 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। या जस्ट चूँकि मास आपसे पूछा है तो ये ग्राम्स में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजिकल पैक्सेशन अकर थ्रू, तो दिस अकर थ्रू नाइट्रोजिनेज एक एंजाइम है जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू रिड्यूस होता है इनटू एमोनिया बाय यूजिंग एंजाइम दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजिनेज। रॉक्स आर द कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, तो आपको पता है इकोसिस्टम में दो चीज़ें होती है, एक होते हैं बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग थिंग, जो भी आप कह दें, ठीक है। और ए का मतलब होता है विदाउट या नॉन, ठीक है। तो एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग, एनबायोटिक मीन्स लिविंग थिंग। तो हमारे पास रॉक्स जो हैं दिस इज़ एबायोटिक, और इधर आप देख सकते हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें भी देख लें। नेक्स्ट हमारे पास है द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ह्यूमन रेंजेस फ्रॉम, तो जो फास्टिंग में होती है जब आप खाना नहीं खाए हो तो उस टाइम ये 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। और बाकी अगर आपके बुक में ये डायग्राम मेंशन हो तो उधर आप देख लें, करेक्ट ऑप्शन आपका उधर से बनेगा, तो उसमें आपके साथ आप देख लें कि फास्टिंग में कितना होगा, ठीक है। ईटिंग के बाद जब आप रोटी खा ले तो ज़ाहिर बात है ग्लूकोज जो है उसका लेवल बढ़ेगा, और आफ्टर ईटिंग 2 to 3 आवर्स उसमें आप देख लें, ठीक है। तो ये सारे आप चीज़ें इसमें देख लें, नॉर्मल का भी देख लें, ठीक है, और जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनके लिए भी देख लें कि उनका कितना होता है। अच्छा जी, विच डिसऑर्डर अमंग द फॉलोइंग इज़ ड्यू टू द ऑटो इम्यून सिस्टम, तो ऑटो इम्यून सिस्टम जो है ना उसका ये एक एग्जांपल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। साथ में आप ये भी याद रख लें, अर्थराइटिस का मतलब, आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट्स, और आइटस का मतलब होता है, आइटस का इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो मतलब सिंपल इसका मतलब होगा इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। तो आर्थराइटिस के डिफरेंट टाइप्स हैं, इसमें सिर्फ एक टाइप जो जिसमें हम कह सकते हैं कि ऑटो इम्यून सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होती है, इसमें बॉडी खुद जो है अपने जो जॉइंट्स है उसको डिस्ट्रॉय करने में लगी होती है, तो इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। नेक्स्ट थिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ वैक्स इज़, तो वैक्स का एक ही फंक्शन है प्राइमरी, दैट इज़ वाटर लॉस को प्रिवेंट करना। द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स गिव्स दी, तो ये हमारे पास देता है एक्सेलरेशन, और आपको पता होता है कि स्लोप हमारे पास बराबर होती है वाई एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। तो वाई में देखिए हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, और एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है, टाइम है। तो आपको पता है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इस ग्राफ में आप देख लें कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का क्या मतलब है, या तो बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, और या बॉडी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, ठीक है। तो दोनों पॉसिबल है, ठीक है। अब इसमें आप देख लें कि जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश बाय,
तो इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश बाय कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और जब इसकी इक्विलिब्रियम जो है तब मेंटेन होती है, तब एस्टेब्लिश होती है जब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। ये आप देख भी सकते हैं डायग्राम में कि हमारे पास इधर से इंक्रीज़ हो रहा है एक रिएक्टेंट और दूसरा जो है डिक्रीज़ हो रहा है, और इस पॉइंट पे इनकी क्या हो जाती है, जॉइनिंग हो जाती है, एंड देन ये जाके इसके बाद इस पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम जो है अचीव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, जितना रिएक्टेंट बनेगा उतना प्रोडक्ट जो है खुद वो भी बनेगा। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा एंड प्रोडक्ट अगेन बैक साइड पे रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। साथ में आपने ये भी याद रखना है कि इक्विलिब्रियम जो है कौन से रिएक्शन में एस्टेब्लिश होगा, ये हमेशा एस्टेब्लिश होगा रिवर्सिबल रिएक्शन में। ठीक है, नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कभी भी एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। नेक्स्ट थिंग इज HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड अंडरगोज। तो हाइड्रोजन साइनाइड का जो आप देख ले कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, तो इसको आप मिल जाएगा ये वाला रिएक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सिंपल क्या चीज़ है कि इसके लिए हमें साइनाइड आयन चाहिए, तो HCN जो है ये हाइड्रोजन लॉस करके प्रोटॉन हमारे पास बन जाएगा CN नेगेटिव, और साथ में प्रोटॉन ये CN नेगेटिव जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा और एज ए कार्बन न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर जाके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव। तो जो CN नेगेटिव है कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, एंड जो OH नेगेटिव है उसके साथ ये प्रोटॉन मिलके हमारे पास सायानो हाइड्रोजन बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मास स्पेक्ट्रोमीटर्स आर प्राइमली यूज टू डिटरमाइन। तो इसको हम यूज़ करते हैं मास टू चार्ज रेशो फाइंड आउट करने के लिए, और पूरा एक डिटेल प्रोसेस है। आपके फिजिक्स में भी ये टॉपिक है और आपके केमिस्ट्री में भी है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ऑन। तो ये एक्ट करती है ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ टू कीप इट ऑन दैट पाथ। ठीक है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ख़त्म हो जाता है तो फिर बॉडी जो है एक टेंजेंशियल लाइन टू द सर्कल, उस सर्कल से बाहर जाएगा। ठीक है, और ये जो फोर्स है ये ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, तब जाके बॉडी जो है एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। अगर ये फोर्स नहीं होगा तो बॉडी जो है जो सर्कल है उससे एक टेंजेंट लाइन पे इस तरह बाहर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज क्लोरोफिल ए है द केमिकल फार्मूला। तो क्लोरोफिल ए का केमिकल फार्मूला है C55, हाइड्रोजन 72 है, मैग्नीशियम N4, नाइट्रोजन 4 है एंड ऑक्सीजन 5। साथ में आप ये भी याद रख ले कि दिस इज़ द मोस्ट एबंडेंट क्लोरोफिल अमंग ऑल क्लोरोफिल टाइप्स, और ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, यानी सनलाइट को कन्वर्ट करता है इनटू ATP, एनर्जी में कन्वर्जन इसकी होती है। साथ में आप ये भी याद रख ले कि हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं उन सब में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कि आप क्लोरोफिल बी का भी याद रख लें, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कार्बन दोनों में सेम है, हाइड्रोजन इसमें 2 लेस है, मैग्नीशियम अपनी जगह, नाइट्रोजन भी अपनी जगह, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन में डिफरेंस है और हमारे पास हाइड्रोजन में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है कि ऑक्सीजन इसमें 6 है, इसमें हाइड्रोजन 70 है, और इधर हमारे पास 72 है, एंड ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 5 है। Which of the following is aromatic reaction? Inhalation, नाइट्रोजन, नाइट्रेशन, none of these। तो इन्हीलेशन कोई चीज़ ही नहीं है, नाइट्रोजन तो सिर्फ एक एलिमेंट है या गैस के लिए मालिक्यूल के लिए। नाइट्रेशन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाइट्रेशन हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास नाइट्रिक एसिड जो है अटैक करता है ऑन बेंजीन, और इससे एक हाइड्रोजन, आपको पता है कि हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है ना, तो इससे ये हाइड्रोजन रिमूव करता है एंड खुद जाके इसका जो Na2 पार्ट है उसके साथ अटैच हो जाते हैं, हमारे पास बनाता है नाइट्रोबेंजीन, और अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इसके डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो H2SO4 एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी हमारे पास बनता है नाइट्रोबेंजीन। द विस्पर थ्योरी प्रेडिक्ट्स द शेप ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज। तो इसका शेप जो है ऑक्टाहेड्रल है। बाकी इसके डिटेल्स भी आप देख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा टाइप है, sp3d2, और बॉन्ड एंगल 9 है। ठीक है, एंड इसका जो नाम है उस सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विस्पर थ्योरी प्रेडिक्ट द मॉलिक्यूल विथ 4 बॉन्डिंग पेयर एंड नो लोन पेयर विल हैव। तो हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी आपको AB4 टाइप आ जाए, AB4, ठीक है, तो इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट इसका ये हो सकता है कि सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे बॉन्ड पेयर में आ जाए। ठीक है, बॉन्डिंग पेयर में,
तो इस केस में लाइक अगर मैं मिसाल दे दूँ CH4 का, तो CH4 में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये सारे हमारे पास हाइड्रोजन के आउटर शेल में भी 4 हैं, तो हमारे पास बन जाएगा CH4। ठीक है, तो CH4 इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल। एनिमल विद अ सॉफ्ट बॉडी यूजली प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड शेल, तो ये मोलस्क का जो ये शेल होता है इसकी तरफ इसका इशारा है, एंड दिस इज मोलस्का। Which of the following is a defined characteristic of phylum Chordate? Exoskeleton, notochord, radial symmetry, cementation। तो पाइलम कार्डेट के कुछ इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें एक हमारे पास ये है कि इसमें नोटोकॉर्ड होता है। ठीक है, सेकंड इज़ डार्सल, यानी बैक साइड पे डार्सल हॉलो नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज़ के जिसको हम परपोरेटेड पेरिंग्स कहते हैं, ये होता है। ठीक है, जो कि फिश और एम्फीबियन में रह जाता है, जबकि दूसरे जो कॉर्डेट्स है उसमें ये फिर लेटर जो लाइफ है उसमें ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में परपोरेटेड पेरिंग सब में होता है, ह्यूमंस में भी होता है, बाकी बर्ड्स फिश सब में होता है। ठीक है, लेकिन फिश में ये एज अ गिल स्लिट फिर मेंटेन हो जाता है पूरी लाइफ में, और जो दूसरे हैं उसमें ये ख़त्म हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ नोटोकॉर्ड। या आप देख भी सकते हैं हमारे पास एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर देयर अलोंग द अपर पार्ट ऑफ द कॉर्डेट बॉडी, तो दिस इज नोटोकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज इन आइडियल गैसेज एज। तो हमेशा आपने याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके अकॉर्डिंग ये है कि आइडियल गैसेस, एक पॉइंट तो इसका ये है कि इसमें जो गैस का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, और सेकंड थिंग इसका एक पोस्टुलेट ये है कि इन गैसेस के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा वो नहीं होगा, जबकि रियल गैस जो कि हम देखते हैं डेली लाइफ में, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन, ये सारी चीज़ें, तो इसके मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी होता है, साथ में इसके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होते हैं। Next question is the Lucas test is used to, so this is used for the differentiate between primary, secondary and tertiary alcohol। कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे? लुकास रीजन आपको पता है कि इसका जो रिएक्टेंट्स है वो जिंक क्लोराइड प्लस HCl है, दिस इज़ लुकास रिएजेंट। हम इसको रिएक्ट करते हैं विद अल्कोहल। ठीक है, जो भी अल्कोहल हो, प्राइमरी हो, टर्शरी हो, जो भी हो, तो अल्कोहल के साथ जब इसकी रिएक्शन होता है तो हमारे पास बनता है अल्काइल हेलाइड का एक क्लाउडी लेयर। ये एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है हमारे पास, मैंने तो बहुत ख़राब सा बना दिया, लेकिन इसके अंदर जो है एक क्लाउडी सा लेयर बन जाता है। ठीक है, और वो क्लाउडी लेयर के बनने के टाइम के अकॉर्डिंग हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी। कैसे? अगर ये रिएक्शन फ़ौरन हो गया इमीडिएटली, तो इसको हम कह दें कि ये टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, अगर 5 to 10 मिनट बाद हो गया तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी है। लेकिन अगर हमारे पास इसमें ऐसा हुआ कि इसने रिएक्शन नहीं किया रूम टेम्परेचर पे, तो ये प्राइमरी हमारे पास अल्कोहल होगा। और प्राइमरी अल्कोहल भी रिएक्ट करता है, लेकिन उसके लिए हीट चाहिए होती है। नेक्स्ट थिंग इज़ 1 टेस्ला, तो दैट इज इक्वल टू 10⁻⁴ गास, और आपको अगर पूछा जाए गास के मुतालिक तो 1 गास इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व क्रोमोसोम वाज, तो कार्नेगले इन 1842। और साथ में आप ये भी याद रख लें कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने बायोलॉजिस्ट जिन्होंने इसको नाम दिया था, तो वाल्टर फ्लेमिंग, इसने क्रोमोसोम का नाम दिया था। और ये इसका स्ट्रक्चर है, अगर डिटेल में चाहे तो दिस इज़ इधर एक प्रोटीन होता है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं, एंड इस पॉइंट को हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। दीज आर क्रोमेटिड्स। ठीक है, और ये दोनों जो है एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ठीक है, और बाकी अगर ये है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।